हेलो दोस्तों। आज जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें का अगर हम बात करें तो जो साइंस का क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था। जो जीएस वाला पोर्शन जो था वो क्वेश्चन जो का लेवल जो था वो बहुत अच्छा और टफ माना जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो बीपीएससी के द्वारा थोड़ा सा अब जो जो भी एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और लेंथी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि अगर माना जाए कि एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपसे वो नहीं बनेगा, ठीक है साथियों। तो आज का पेपर जो था वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर क्या होगा, उसका सटीक आंसर क्या होगा, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए साथियों, पहला देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर है, ठीक है। और दो अंतरिक्ष यात्री ए और बी है, उन दो के बीच की दूरी जो है वो लगभग लगभग कितना मीटर है, 10 मीटर है। 10 मीटर के बीच में है, तो एक अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, प्रकाश संकेत भी दे रहा है। तो प्रकाश संकेत दे रहा है, तो आपको पता है कि प्रकाश जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रेवल करता है और वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं रहता है और स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। लेकिन अगर जब बात आ जाए ध्वनि का, तो ध्वनि जो होता है वो माध्यम पे डिपेंडेंट होता है, यानी मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या और चंद्रमा पे आपको पता है कि चंद्रमा पे कोई कोई भी मीडियम नहीं होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अंतरिक्ष यात्री ए जो भेजा गया प्रकाश संकेत तो उसके पास बी तक पहुंचेगा, लेकिन ध्वनि जो होगा वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें अलग-अलग जगह-जगह दिया हुआ है, तो उसपे घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है? कह रहा है कि 12 नंबर में निम्नलिखित संरचना की है। ये संरचना दिया हुआ है, तो ये आपको पता हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हुए हैं। क्या है ये? यूरेसिल का संरचना है। किसका संरचना है? तो यूरेसिल का संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है? देखिए, तापमान बढ़ेगा तो अगर हम बात करते हैं चालक का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रोधकता जो रोधकता होता है वो बढ़ता है और अर्धचालक का क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो पृथक्करण लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का किसका कौन सा नियम को फॉलो करता है? तो वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो हो जाएगा 1:2:1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए दो अभिकथन दिया है। पहला अभिकथन आपको सही का चयन करना है, सही जो है वो उसका चयन करना है। तो कह रहा है कि वाष्पवर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। तो हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है ऊपर की तरफ उठने में, यानी किसके द्वारा होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है यानी उत्सर्जन जो होता है वो किसके? रंध्रों के द्वारा होता है, इन पत्तियों में होता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है। वाष्पवर्जन ट्रांसपिरेशन जो होता है वो जड़ में तो होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला आपको इसमें देखना है कि आर जो ये सत्य है और ये आर जो है वो असत्य है, यानी सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुपर ग्लू किसका मोनोमर मोनोमर का बहुलक है? अब बहुलक की बात कर रहा है कि सुपर ग्लू किसका बहुलक मोनोमर का बहुलक है, ठीक है। यहाँ पे मोनोमर दिया हुआ है, तो पहला अगर मोनोमर की बात करते हैं तो पहला मोनोमर क्या है? वो पहला मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है साइनो एक्रिलेट और चौथा है एसिटिक एसिड। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बहुलक होगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये तीनों गलत है। क्या है? साइनो एक्रिलेट का बहुलक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे अभी कथन एक और दूसरे कारण दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के चरम स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन पे अधिकतम होगी। तो अधिकतम कब होगी? तो अधिकतम का अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित दो कथन दिया गया है, अभी अभी कथन दिया हुआ है। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो
अब एक पेंडुलम जो है वो ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो जब यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि कण स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी चरम पॉइंट है, जब देखिए ये होता है मिड पॉइंट, ठीक है, और ये होता है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट पे जब जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन मिड पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लो होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पेंडुलम जो होता है स्पीड में है, जहाँ स्पीड होगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है चरम स्थिति पर कण का वेग अधिकतम होता है, तो कण का वेग अधिकतम नहीं होगा, क्योंकि चरण स्थिति में अगर हम बात करें, चरम स्थिति का बात कर रहे हैं, तो चरम स्थिति जो होगा वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे कण का वेग अधिकतम नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो ए आर जो है वो सत्य हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए असत्य है और आर जो है वो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग दिया हुआ है, थोड़ा सा दूर दूर पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसमें आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित 42 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित लेंस या दर्पण का सही उपयोग का मिलान कीजिए। तो सही उपयोग का मिलान अगर करते हैं तो ये जो है वो, अगर बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण क्या है, तो सेकंड का अगर हम बात करें तो सेकंड का क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये क्या होता है, तो ये रियर व्यू का बात कर रहा है, रियर व्यू में लगता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कनकेव मिरर का अगर बात करें तो कनकेव मिरर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो कनकेव मिरर का यूज हम लोग सेविंग के लिए करेंगे। किसके लिए, सेविंग के लिए। तो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर का एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू, और पी क्यू में डिफरेंस आ गया कि अवतल दर्पण का यूज किस में करेंगे और उत्तल दर्पण का यूज कब किसके लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उत्तल लेंस का यूज हम लोग करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करेंगे किसके, कैमरा और प्रोजेक्टर में। ठीक है, और अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग मायोपिक या में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए। ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इरिथ्रोमाइसिन के बारे में बात करना है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, इरिथ्रोमाइसिन का कथन कौन सा गलत पूछा है, गलत पूछा है तो ये क्या है, लियोजेनेसिस के लिए अच्छा अवसर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि माइक्रोसिस्टिक यौगिक है, तो हाँ यही आंसर क्या है, सही है। तो सही पूछा नहीं है, गलत पूछा है। कह रहा है कि ये सेक्रोपोरिस्पोरा एरिथ्रोसिस स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गलत ही पूछा है। इस अब लास्ट भी ऑप्शन देख लेंगे, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, हाँ किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी जो होगा गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है तो क्या हो जाएगा आंसर, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दो आदर्श गैस है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पी और बी आर एक्स दिया हुआ दर्शाएगा ए बी सी है, और इस चक्रण में आपको बताना है कि जब आपको डिटरमिन दिया दिया है तो वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 3 पी भी, इसका आंसर जो होगा वो 3 पी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूची 1 और तथा सूची 2 का मिलान कीजिए, यानी 58 नंबर क्वेश्चन है। तो 58 को नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए नीली क्रांति जो है वो काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से डिपेंडेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काली क्रांति जो है वो किसके, पेट्रोलियम से। नीली क्रांति किससे है, मछली से। और सॉरी, नीली क्रांति किससे है, मछली से हो जाए। ठीक है, और सफ़ेद क्रांति दूध से, और हरित क्रांति जो है वो खाद्य पदार्थ से। किससे, खाद्य पदार्थ से। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो ए का डी है, ए का क्या है, 3 है, 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 इसमें है और इसमें है, बी में है। दूसरा 1 का बी का डी हो जाएगा, तो बी का डी हो जाएगा, बी का नीली क्रांति किस में हो जाएगा, डी हो जाएगा।
तो डी जो हो जाएगा यानी बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कह रहा है कि विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो इसे कोबालामाइन भी कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट परमाणु से होता है, हाँ बिल्कुल बना होता है। इसे कोरिन बोला, इसमें एक चीज होता है कोरिन रिंग होता है, जो भी ये भी सही होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है प्रतिवर्ती धारा एसी परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टता के बीच में का फेज संबंध परिणाम और अवयव पर निर्भर और कॉलम ए और प्रविष्टियों का कॉलम सेकंड में उपयुक्त मिलान करें। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त मिलान का अगर हम बात करते हैं तो उपयुक्त मिलान जो होगा वो क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस जो होगा 1 का एस हो जाएगा। शुद्ध प्रतिरोधकता, सॉरी सी नहीं, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है कि पौधों जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है। तो जल का परिवहन अगर बात कर रहा था किसके? जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से होगा? जाइलम के माध्यम से। अगर जल का परिवहन का बात नहीं करके भोजन का परिवहन की बात करता तो क्या हो जाता है? फ्लोएम के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, तो इसका 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर जो होगा वो आपको पता है डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी टिश्यू से ही क्वेश्चन है। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है। तो सबसे अच्छा समझाने का अगर बात करते हैं, फ्लोएम परिवहन केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है तो नहीं, सरगरा सक्रिय परिवहन से सिंक स्रोत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। केवल जाइलम के माध्यम से ही जल का प्रवाह होता है। तो जल का प्रवाह सबसे अच्छा समझाने की बात कर रहा है किसका? फ्लोएम का। तो स्रोत और सिंक के बीच में क्या परासरणीय दाब की वजह से क्या होता है? तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कह रहा है कि बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो बेरियम बेराइट और बेंथराइट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बेराइट और बेंथराइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का अभिकथन 71 क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे कथन को कहा गया है। कह रहा है चुंबक स्थितिकी यानी मैग्नेटिक स्टैटिक्स और विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गाउस के नियम निम्नलिखित दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा रीजन कह रहा है एक चुंबकीय मैग्नेटिक, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि एक चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक मोनोपोल अस्तित्व में नहीं होते हैं। देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मोनोपोल में नहीं होते हैं, डाइपोल में होते हैं। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पाया जाता है। अब इसके बाद कह रहा है कि जबकि विद्युत जो होता है वो एकाकी में भी होता है, एक पोल में रह सकता है। तो ये सही है, तो दोनों सही है, यानी क्या हो जाएगा? ए और बी सही है, और दोनों आर जो है उसका करेक्ट स्पष्टीकरण है, यानी क्या आंसर हो जाएगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन से पहले जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन करके क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। तो पायरुवेट बनाएगा, तो पायरुवेट उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, वो कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा अगर होता तो आप माइटोकॉन्ड्रिया रख देते, लेकिन साइटोप्लाज्म पूछा किसके बारे में पूछा है? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा? सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी परजीवी है। अस्थायी परजीवी का अगर हम बात करें, देखिए परजीवी वो होते हैं जो किसी होस्ट पे आते हैं। होस्ट पे आने का मतलब कह रहा है कि अस्थायी की बात कर रहा है, तो केवल क्या हो जाएगा? केवल भोजन के होस्ट पे आते हैं। ठीक है, भोजन के लिए ही क्या होगा? होस्ट पे आएगा। ठीक है, तो यानी 75 का क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक
और ये यहाँ पे यहाँ से गया, एस इज इक्वल टू क्या होता है VT, और VT से आपको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब डालिएगा तो पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी सी का जो होगा 77 का हो जाएगा सी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें आयरन रहता है। क्या रहता है, आयरन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णक, अब यहाँ देखिए निम्नलिखित वर्णक का बात करें तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है। तो मुख्य रूप से आपको पता है क्लोरोफिल शामिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए शामिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए शामिल होता है। तो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्लोरोफिल ए होता है, यानी 80 का बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये देखिए 83 जो 83 नंबर है, तो कह रहा है कि आर्थिक विकास से संबंधित जनांगीय संक्रमण का अगर बात करें तो संक्रमण की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड के बात कर रहे हैं निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, तो ये हो जाएगा थर्ड में। और उच्च जन्म दर के साथ में उच्च मृत्यु दर, तो ये हो जाएगा सेकंड में। यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो बी जब नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कह रहा है कीटों का अपूर्ण यानी कायांतर मेटामॉर्फोसिस के चरण का सही क्रम का बात कर रहा है। तो सही क्रम का बात अगर करें तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, नहीं अंडा, निफ और, क्योंकि यहाँ पे का अपूर्ण का बात किया है तो निफ और वयस्क। ठीक है। पूर्ण का बात करता है तो क्या हो जाता है, बी जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है दो प्रोटॉनों के बीच में पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेंटोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसकी क्रियाशीलता की विद्युत चुंबकीय गुण, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्रा का सही निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए नाभिकीय बल जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वीय बल से। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो नाभिकीय बल जिसमें जो ज़्यादा होगा, ये तो गुरुत्वाकर्षण तो नहीं होगा। तो क्या आंसर, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अतिक्रांतिक सुपर कोल्ड लिक्विड जो है वह द्रव तब बनता है जब उसको हम किस पे, क्रिटिकल एंगल पे गर्म करते हैं। जब क्रिटिकल एंगल के ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या बनेगा, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे। तो डार्विन के समान पर निष्कर्ष पर अगर बात करते हैं तो अल्फ्रेड रसेल वालेंस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन जो देखते हैं वो 95 है। 95 में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडल को आनुवंशिक जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। हाँ सही है। दूसरा कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमेट के लक्षण एक दूसरे को एक दो एलील प्राप्त होता है। लक्षण के लिए दो एलील होता है, तो ये भी सही है। एक संकरित का अगर बात कर रहा है तो एक देखिए लक्षण के लिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। एक संकरित संकरण का बात कर रहा है तो F2 फेनोटाइपिक जो होता है 3:1 होता है, तो ये सही है। दूसरा बात कर रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल बहुगुण विभिन्न गुणसूत्रों के उपस्थित लक्षणों पर ही कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर जो होगा वो 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे तो एक कण के संदर्भ में S1 देखने की स्थिति में स्थिर पाया जाता है और कण उसी के संदर्भ में S2। तो देखिए जब दो गाड़ी अगर दो वस्तु जो है मोशन में अगर होगा तो उस समय दोनों अगर को देखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। तो S1 और S2 जो है वो जड़त्वीय फ्रेम में है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है
कह रहा है कि H2O प्लस सी क्या बना रहा है, H2 प्लस CO। तो देखिए ये कौन सा अभिक्रिया है, टैल्डोल कंडेंसेशन है कि जीबर नाटा प्रक्रिया है कि बेकर प्रक्रिया है कि जल गैस अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो जल अभिक्रिया पर गैस अभिक्रिया है। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपका सही है तो मतलब चलिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है।